क्योंकि जो आपस में शेयर कर रहे हैं तो फिर वो सेंसिटिव नहीं रहा। और YouTube पे जो है फिर उसको हम ही लोग आपस में देख रहे हैं और कहीं शेयर भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो निखिलेश आप रिकॉर्ड करो। हाँ, मैंने बहुत कर अच्छा दिया, रहेगा। स्टार्ट कर दिया। ठीक है, थैंक यू। तो एज यूजुअल प्लान भी, तो फिर मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मैं रुड़की के बाद शुरू करें फिर हम लोग। हाँ बिल्कुल, शुरू कर। ठीक। तो रुड़की 76 में जुलाई में हम लोग पहुंच गए थे गंगा भवन, और गंगा भवन से फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर फाइनल तक की रविंद्र भवन की यात्रा आप लोग को पता ही है सबको। तो जिस समय फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में हम लोग थे तो उस समय हम लोग का एक साथ था अमित प्रकाश अग्रवाल। उसके भाई की कानपुर में फैक्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो वो ज़्यादातर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे वो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए बनाते थे, और यूपी में ज़्यादातर उनकी सप्लाई हुआ करती थी। तो पॉलिटेक्निक के उनके टेंडर वगैरह निकलते थे, उसके हिसाब से वो लोग इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते थे या बनाते थे और सप्लाई करते थे। तो अमित प्रकाश अग्रवाल ने मेरे से बात किया था कि मेरे भाई की फैक्ट्री है, यू वांट टू ज्वाइन। हमने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने और कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया नहीं, क्योंकि अपनी जॉब तो लग गई। कैंपस प्लेसमेंट ही कह सकते हैं इसे। हाँ। तो जब रुड़की से अपना घर गए फिर, और घर जाके 10-15 दिन रहे, उसके बाद हमने 17 जून 1980 को कानपुर में पंकी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हम अपना एक छोटा सा होल्डाल और बॉक्स लेकर के पहुँच गए और ज्वाइन कर लिया। फैक्ट्री स्मॉल स्केल थी, 10 एम्प्लॉय थे सिर्फ। बट उसके भाई जो थे वो कानपुर आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे, और 7 साल का उनका एक्सपीरियंस था। हैदराबाद की एक कंपनी थी यमुना डिजिटल्स, वहाँ का उनका एक्सपीरियंस था। वहाँ पे वो R&D में मैनेजर थे, और वहाँ से फिर उन्होंने छोड़ करके अपना ये शुरू किया था। तो एक वो इंजीनियर थे और दूसरा मैं इंजीनियर था, शुरू हो गया। मेरा जो था वो R&D इंजीनियर की तरह से, डेवलपमेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट इंजीनियर के इस पे काम शुरू किया। तो शुरू में तो कोई घर वर था नहीं कि, तो वहीं फैक्ट्री में ही मेरा रात को बिस्तर लग जाता था, रात को सोते थे वहीं, अपना फ्रेश हुए। और जैसे कि मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 1000 स्क्वायर यार्ड का, ये 1500 स्क्वायर यार्ड का वो फैक्ट्री शेड था, एरिया था, उसमें शेड बना था। उसी में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और वर्कशॉप। और उन्होंने ये है कि सारी स्क्रैच से वो पूरा, मतलब हर चीज़ वो बिल्ड करके और फाइनल प्रोडक्ट तक वो लाते थे। तो सारी वो फैसिलिटी इन हाउस उन्होंने बनाई हुई थी। जैसे एल्यूमिनियम के जो इंस्ट्रूमेंट्स के एल्यूमिनियम के जो चेसिस होते हैं, वो सारा वहीं बनता था। उन्होंने कटिंग बेंडिंग मशीन वो सारा सब कुछ वहीं लगा रखा था। पीसीबी, इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी जो है वो खुद वहीं डिज़ाइन वो करते थे, और खुद ही वो उसका फोटोग्राफर एक उन्होंने बनाया हुआ, हायर किया हुआ था। फोटोग्राफर आता था, फोटोग्राफी करता था, उसकी वो नेगेटिव पॉजिटिव उनको दे देता था। नेगेटिव पॉजिटिव से वहीं फैक्ट्री में ही पीसीबी बनाई जाती थी। तो वो सारा प्रोसेस जो है, फिर उनकी असेंबली, फिर उनका वो सारा सब कुछ वो वहीं पे होता था फैक्ट्री में। सिर्फ 10 एम्प्लॉय थे, आप सोचिए। एंड ही वॉज ब्रिलियंट इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन, नो डाउट। जो मैंने उनको पाया कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैंने सीखा इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन जिसे कहते हैं टेक्निक, वो उन्हीं से सीखा है। तो वहाँ मैंने 1 साल से ज़्यादा थोड़ा काम किया था। इस एक करीब 15-16 महीने था। 15-16 महीने में हमने करीब 10-11 इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन किए थे और बनाए थे, आप सोचिए। तो वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं, या डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, वो मैंने वहाँ उनसे सीखा। फिर उस समय, ये 80 की बात है, 81, उस समय 100 मेगाहर्ट्ज़ ऑसिलोस्कोप
इंडिया में सिर्फ एक कंपनी बनाती थी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL, हैदराबाद की। और दूसरा हमने डिज़ाइन किया 100 मेगाहर्ट्ज़ ऑसिलोस्कोप हमने डिज़ाइन किया था, हमने और उन्होंने मिलकर के, और वो हमने फाइनल प्रोडक्ट को बना के दिया था। तो वहाँ बहुत सारे हमने बनाए, हाई वोल्टेज रेगुलेटेड DC सप्लाई, फंक्शन जनरेटर, फ्रीक्वेंसी काउंटर, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आइटम डेवलप किए। फिर उसके बाद भूपेश मित्तल उस समय रुड़की में थे। भूपेश मित्तल से मेरी बात हुई तो उन्होंने, वो थे WRDTC में, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में, वो काम कर रहे थे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट पर, अंडर OD थापर प्रोफेसर थे, उनके अंडर में उनका एक ये प्रोजेक्ट था, DST फंडेड था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरी भूपेश ने कहा कि यार हम लोग काम कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तो फिर मैंने वहाँ बात किया, तो वहाँ पे हम चले गए, यहाँ से हमने डिज़ाइन किया, फिर वहाँ चले गए। तो वहाँ हम और भूपेश काम कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पे, और एक अरुण कुमार जो कि बाद में AHEC के इनमें वो, फिर बाद में वही डिपार्टमेंट जो वो AHEC में कन्वर्ट हो गया था, तो वो AHEC में हो गया। तो वो अरुण कुमार उसमें सिविल देख रहे थे, सिविल और बाकी सारे एस्पेक्ट। तो हम लोगों ने वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर फॉर माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट डेवलप किया था, हाइरिस्टर बेस्ड। तो करीब हमने वहाँ काम किया था, 1.5 साल करीब हो गया था। फिर इस बीच रिक्वायरमेंट निकली थी इसकी, सैम्पल टेलीट्यूब गाजियाबाद में कंपनी है जो पिक्चर ट्यूब बनाते हैं उस समय, ब्लैक एंड वाइट टीवी के पिक्चर ट्यूब। वो भिवाड़ी में सैम्पल इंडिया लिमिटेड के नाम से एक प्रोजेक्ट लगा रहे थे, वहाँ पे उसमें वैकेंसी निकली। तो उन दिनों तो पेपर में निकलता था, हमने बायोडाटा भेज दिया अपना, और इंटरव्यू कॉल आ गया, इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिए गए। तो फिर यहाँ से रिज़ाइन किया, वहाँ चले गए। तो सबसे पहले हमारी गाज़ियाबाद में कवि नगर में फैक्ट्री है, वहाँ पे हमारी करीब 3 महीने की ट्रेनिंग हुई पिक्चर ट्यूब इंडस्ट्री की। तो पिक्चर ट्यूब पूरा वो मतलब स्क्रैच से, ग्लास शेल से पूरा मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसकी केमिकल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग, वो सारा सब कुछ, तो वो सब हमारी ट्रेनिंग हुई, और ख़ासकर इलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग की। उसके बाद वहाँ पे सैम्पल में भिवाड़ी में लगने के लिए जो मशीनरी डेवलप हो रही थी, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जैसे पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो इलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग होती थी, हाई वोल्टेज प्रोसेसिंग, जो कैथोड वगैरह की, वो प्रोसेसिंग के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो इसकी इंस्टॉलेशन हो रही थी। तो उसके लिए हमें दिल्ली में करीब 2 महीने शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली में आप रहे, बार बार यहाँ से गाज़ियाबाद से दिल्ली जाना आना बहुत टाइम लगता है, तो दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। तो दिल्ली में हम एक होटल में ठहरे, और सारा वो एक्सपेंसेस कंपनी ने बेयर किया। तो वहाँ पे हमने ये ओखला में उसकी फैक्ट्री थी, जहाँ पे ये टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हो रहा था, बाकी सारे प्रोडक्ट डेवलप हो रहे थे। तो हमारा रोज़ वहाँ हम जाते थे, और वेंडर के साथ हमारा एक तरह से इंटरेक्शन था कि हम आप अपने सुपरविजन पे ये वो सही बना रहे हैं, हमारी कोई उनको कोई डिफ़िकल्टी हो तो हम उनको गाइड करें, बताएं। फिर ये करीब 5 महीने हो गया। उसके बाद हमें भिवाड़ी प्लांट लगने लगा, तो वही सारी मशीनें वहाँ पहुँच गई, तो हम वहाँ भिवाड़ी में शिफ्ट कर दिए गए। भिवाड़ी में काफ़ी एक 4000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था जिसमें ये प्लांट था, और MD थे सतीश कौड़ा। वो कनाडा में पिक्चर ट्यूब प्लांट की फैक्ट्री में थे, वहाँ से वो सीख के आए थे, और उन्होंने फिर टेलीट्यूब गाज़ियाबाद लगाया था। और उसका एक्सपेंशन प्लान, क्योंकि आपको याद है कि 83-84 में बहुत ज़्यादा टीवीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन था, बहुत ज़्यादा डिमांड। हाँ, एशियन गेम्स के बाद बहुत ज़बरदस्त डिमांड आई थी। तब उसके बाद वहाँ पे भिवाड़ी में क्या था, जस्ट मिनट, रवि आर्या इज जॉइनिंग। हाय रवि। हाय। तो भिवाड़ी में उन्होंने वहीं प्लांट में ही गेस्ट हाउस बना दिया था, और उस गेस्ट हाउस में
करीब हम 7 बैचलर इंजीनियर्स थे, हम सभी बैचलर थे, हम 7 को उन्होंने शिफ्ट कर दिया था वहीं गेस्ट हाउस में। तो 24 आवर हमारी वहाँ पे वहीं पे गाड़ी में रहते थे। प्लांट में इंस्टॉलेशन कमीशनिंग कराना, टेस्टिंग कराना, और उसके बाद वो सारा इंस्टॉलेशन कमीशनिंग हो गया। फिर उसके बाद प्रोडक्शन शुरू हुआ। बहुत टीचिंग प्रॉब्लम्स आई, उनको सॉल्व किया, प्लांट को स्टेबलाइज किया गया। उसके बाद प्लांट जब स्टेबलाइज हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, फिर उसके बाद कोई अब काम तो था नहीं सिवाय मेंटेनेंस मीटिंग ज्वाइन करने के। तो हम लोग मेंटेनेंस मीटिंग करते रहते। मॉर्निंग में 10 से 11 जो है प्रोडक्शन मीटिंग हो गई, 2 से 3 जो है वो मेंटेनेंस मीटिंग हो गई, और दिन खत्म हो गया, वापस अपने गेस्ट हाउस चले गए। हमारे जो टेक्नीशियन थे वो अपना ट्रेंड हो गए थे, तो रेगुलर मेंटेनेंस जो होती थी वो अपना वो कर रहे हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी अपना हो रही थी, होती रहती थी। उसका एक प्रोटोकॉल था कि भाई जैसे ही आएगा स्लिप कटेगा, मेंटेनेंस कॉल आएगी, तुरंत इंजीनियर जाएगा, जो भी है वहाँ पे अपना उसका करेगा। इस तरह से 24 आवर वो प्रोसेसिंग प्लांट था, उसको हम बंद नहीं कर सकते थे। इट वाज 24 आवर रनिंग प्लांट, क्योंकि उसमें जो बेकिंग ओवन होती है, जो बेक करते हैं फास्फोरस को, तो वो प्लांट को हीट अप करने के लिए, उस टेम्परेचर तक लाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है, इसलिए उसको हम बंद नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए वो 24 आवर प्रोसेसिंग प्लांट था। कन्वेयर बेल्ट अगर उसमें चलता, बहुत लंबा प्रोसेस था वो। खैर, तो वहाँ पे हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी प्लांट की थी, वो 400 ट्यूब पर डे की थी, और पीक में हम लोग पर शिफ्ट, नॉट पर डे, 400 ट्यूब पर शिफ्ट, तो 1200 ट्यूब पर डे। और जब पीक प्रोडक्शन शुरू हुआ तो हमने वहाँ पे 1500 से 1600 ट्यूब पर डे बनाया। और ये हालत था उन दिनों पिक्चर ट्यूब का डिमांड का, कि ट्रक के ट्रक, एक ट्रक में 400 ट्यूब आती थी, और ट्रक के ट्रक जो है वो मतलब जो है वो पता लगा सीधे मैन्युफैक्चरर, ट्यूब मैन्युफैक्चरर के यहाँ जा रही है। लोगों की लाइन लगी होती थी। दिल्ली में इनका सेल्स ऑफिस था, वहाँ पे सेल्स ऑफिस वाला जो है वो मतलब उसे कुछ कहने नहीं पड़ता था, अपने आप ही बिकती थी। अब ये मेंटेनेंस मीटिंग होती रही, तो फिर मैं बोर होने लगा, यार मेंटेनेंस में क्या करना, सिवाय जा करके एक प्लेट लेके बैठ जाओ, पेन लेके बैठ जाओ, लोगों के सवालों के जवाब दो, और कोई काम तो है नहीं। तो सतीश कोड़ा जी वो भी हर विजिट पे आते थे, वीक में एक बार आए, तो मैंने उनसे बात की कि सर हमारी तो कोई काम ही नहीं, क्या किया जाए, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो बताएं, हम उस पर हमें शिफ्ट कर दें। तो कोड़ा जी ने कहा भाई अभी तो इस प्लांट को हमने लगाने में बहुत एक्सपेंसेस किए हैं और बहुत मेहनत लगी है, कि उसको थोड़ा सा भी चलने दें। अभी हमारे मतलब कोई नया प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में नहीं है, कम से कम 1-2-3 साल तो नहीं है। तो उनसे बात करने के बाद हमने कहा कि ठीक है, फिर तो मेरे लिए कोई काम, मुझे लगता नहीं कि मेंटेनेंस मुझे कोई सूट कर रहा है, तो आई लुक फॉर सम अदर जॉब। उनका ठीक है। तो उसी समय एस्कॉर्ट्स को पिक्चर ट्यूब बनाने का लेटर ऑफ इंटेंट मिला था। उन दिनों पहले आप अप्लाई करें प्रोजेक्ट लगाने के लिए, फिर लेटर ऑफ इंटेंट आता था, फिर आप लगाएं, फिर लाइसेंस होगा, बड़ी लंबी मतलब प्रोसेस थी। तो लेटर ऑफ इंटेंट मिला था एस्कॉर्ट्स को। बहुत सी कंपनियां उस समय पिक्चर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग में आ रही थी। उस समय इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी थी, एक था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, और दूसरा ये था टेलीट्यूब, और तीसरा सैमटल, को भी सेम में सिस्टर कंसर्न, तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही कंपनी, एक तरह से 2 ही मैन्युफैक्चरर पिक्चर ट्यूब बना रहे थे, और ह्यूज डिमांड। तो एस्कॉर्ट्स को लेटर ऑफ इंटेंट मिला था, ये बात है 84 की। तो मैंने इंटरव्यू दिया, एस्कॉर्ट्स का निकला था वैकेंसी, मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू उन्होंने फाइनली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यू सिलेक्टेड। और उसके बाद 84 में ही फिर हमारी, मतलब मैंने सैमटल से रिज़ाइन किया, मैं रिलीव हुआ, घर गया, मेरी मैरिज हुई 84 फरवरी में। मैरिज के बाद वापस आए, एस्कॉर्ट्स ज्वाइन किया। एस्कॉर्ट्स ज्वाइन करने के बाद वो उनका कॉर्पोरेट R&D सेंटर है बड़खल लेक वाले रोड पर, फरीदाबाद में ही। तो वहाँ ECRDC में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न का एक लैब था, वहाँ पे हम बैठने लगे। वहाँ हमने 1 साल तक काम किया,
बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप किए, छोटे छोटे मोटरसाइकिल के लिए, जेसीबी के लिए, उनका रेलवे डिवीज़न है एस्कॉर्ट्स का, एक्सेल मैन्युफैक्चरिंग का, तो रेलवे के लिए काफ़ी प्रोडक्ट डेवलप किए इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी बीच क्या हुआ कि एस्कॉर्ट्स का रैंसम एंड रैपियर यूके की एक कंपनी है, क्रेन मैन्युफैक्चरिंग का उनका कोलैबोरेशन हुआ, क्रेन जो ट्रैक्टर डिवीज़न के साथ। वहाँ पे वो क्रेन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा रहे थे। रैंसम एंड रैपियर की जो ओईएम है क्रेन सेफ्टी सिस्टम का, वो था वाइली सिस्टम्स यूके। वाइली क्रेन सेफ्टी सिस्टम बनाता था। तो वाइली उस क्रेन में जो क्रेन सेफ्टी सिस्टम लगना था वो वाइली का लगना था, और उसको लगाने के लिए यहाँ पे जो प्रोटोटाइप एक डेवलप कर बना रहे थे, तो वो क्रेन सेफ्टी सिस्टम यूके से आया था। यूके से इंजीनियर आया था यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए क्रेन पर। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा पार्ट है, तो उन्होंने क्रेन डिवीज़न ने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न को एक रिक्वेस्ट भेजी कि आप अपना एक इंजीनियर डिप्यूट कर दें, सो दैट इन केस बाद में कोई प्रॉब्लम आए तो इन हैंड यहीं पे हम लोकली देख सकें, और अगर नहीं सॉल्व होता तब फिर उसको इंग्लैंड से बुलाएंगे किसी को। तो हमारे मैनेजर ने मुझे वहाँ पे डिप्यूट कर दिया कि ठीक है तुम जाओ। और बॉस ने कहा था जस्ट प्रेजेंस अपनी देना, ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, हमारा काम नहीं है वो, हम क्यों अपने बाद में टांग अड़ाएं। खैर मैं जाके रोज वहाँ जाने लगा। तो वो जो इंजीनियर इंस्टॉल कर रहा था उसको मैं ऐसे ही फ्रेंडली हो गया, आपस में डिस्कस करने लगे। सर्किट बहुत सारा डिस्कस किया हम लोगों ने। तो उनके सर्किट पे मैंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स बताए, भाई इसको अगर इस तरह कर दें तो और बेटर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे आपस में मतलब एक जिसे कहते हैं फ्रेंडली डिस्कशन होते रहे, और पूरा वो सेफ्टी सिस्टम वहाँ इंस्टॉल कर दिया गया। मैंने सीख भी लिया सब कुछ, जो कैसे करना है क्या करना है। उसके बाद वो चला गया यूके, वो जो भी था वो हम अपना वापस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न में आने लगे। इस बीच हमारे बॉस ने कहा, जो हमारा मैनेजर था, कि ये तो इंग्लैंड से आता है, इसमें तुमने क्या हुआ देखा, मतलब क्या कर सकते हैं हम। हमने कहा तो कुछ भी नहीं, हम लोग भी बना सकते हैं, इसमें कोई खास कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी है। तो ठीक है, तो डेवलप करो प्रोटोटाइप। अच्छा मजे की बात ये कि आप 84-85 की बात सोचिए, एस्कॉर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का एनुअल बजट था 1 करोड़ रुपए। मतलब एस्कॉर्ट्स 1 करोड़ रुपए ऐसी देती थी, तुम मतलब चाहे जो करो, इसका बजट हमारा 1 करोड़ एलोकेटेड था। 84-85 की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। ह्यूज अमाउंट था। हमारी उस समय हमारी सैलरी 2200 रुपए हुआ करती थी एस्कॉर्ट्स में, सोचिए। और मैं सीनियर डेवलपमेंट इंजीनियर था। तो कंपोनेंट्स मंगाए गए, डिजाइन शुरू हो गई, हम लोगों ने अपना डिजाइन करना शुरू कर दिया। तो इस बीच मैंने डिस्प्ले पार्ट हमने लिया और उसको डिजाइन करना शुरू कर दिया। इस बीच एक साहब हमसे मिलने आए एस्कॉर्ट्स में ही, ऑफिस में ही पे, और वो उस इंजीनियर के साथ एकम्पनी करते थे जब उसकी कमीशनिंग हो रही थी फरीदाबाद में। उनका नाम था नरेंद्र शर्मा। तो उनको मैं जानता था, वो हमसे मिलने आए, तो ठीक है हम अपना मिलने चले गए। मिले, आपस में बैठे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग एक ये जो क्रेन सेफ्टी सिस्टम है यूके, उसी वाइली के कोलैबोरेशन में हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारा कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन हो गया है और हम प्लांट लगा रहे हैं। और हम वो इंजीनियर जो था उसके साथ वो नरेंद्र शर्मा जी, वो जो मैनेजर यहाँ जो इंडियन पार्ट थे, वो जितने क्रेन मैन्युफैक्चरर हैं उन सब के यहाँ ये गए थे। वहाँ जाके उन्होंने सारी इंडस्ट्री को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, लोगों को स्टडी किया, क्योंकि उन्हें एक आदमी की ज़रूरत थी जो प्लांट लगा सके। तो वो इस तरह से भी लोगों को देख रहे थे। एंड ही सेड कि फाइनली वो जो इंजीनियर था, ही सेलेक्टेड यू, दैट यू आर द बेस्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। तो हम आपको ऑफर देते हैं, आप आइए ज्वाइन करिए, व्हाट एवर यू वांट। तो मैंने कहा ठीक है, गिव मी सम टाइम, क्योंकि मैं अभी जो करंट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसको ख़त्म कर लूँ। तो उनका ठीक है, हम 1 महीने 2 महीने रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद वो जो हम काम कर रहे थे वो सब करा करके फिर हमने उनको कॉल किया। देन ही वहाँ पे दिल्ली में इनका ऑफिस था। ये अगर आपको मालूम हो, कनॉट प्लेस में बहुत पुरानी एक कार की शोरूम है, प्यारे लाल एंड सन्स। कनॉट प्लेस में बहुत पुराने कार के सेलर हैं। और इनका उस समय मेरठ और देहरादून में मारुति का शोरूम वो था। मारुति के भी डीलर थे, अशोक लेलैंड के डीलर थे। और साहिबाबाद में इनका ये प्लांट था। तो उन्हीं के वहाँ पे ये इनका क्रेन का मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट हुआ था जोन्स यूके, जोन्स करके एक कंपनी थी, जोन्स यूके। वो ये सब ये हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक मोबाइल क्रेन्स थे जो मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे साहिबाबाद में ये वहीं उसी प्रमाइसेस में इन्होंने प्लांट लगाने का था। खैर हमने ज्वाइन किया था इनको जुलाई 85। तो हम साहिबाबाद शिफ्ट हो गए और यहाँ पे हमको एक शेड दे दिया गया था, दिस इज द शेड एंड यू स्टार्ट योर वर्क। आई वाज जॉइंड एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो साहब वहाँ पे सिविल वर्क से लेकर के मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रॉनिक वर्क, वो सारा शेड का जो काम था, कंपोनेंट, ये मशीनरी, मैकेनिकल मशीनरी, मतलब कटिंग, वेल्डिंग, लेथ, मिलिंग मशीन, ये सारा सब कुछ जो है हमने वहाँ पे परचेज कराया, इंस्टॉल कराया, पूरी मतलब प्रोसेस, सारा प्रोजेक्ट है स्क्रैच से शुरू करा। ये सारा करते करते 1 साल हो गया इस बीच। अच्छा, मज़े की बात ये कि वहाँ से ड्राइंग्स आ गई, फिर हमें पार्ट्स डेवलप करने थे। उन दिनों एक DGTD हुआ करता था, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसको आपको फॉरेन कोलैबोरेशन के रिलेटेड सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती थी, क्योंकि फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशन था, RBI अप्रूव। तो RBI से आपको फॉरेन एक्सचेंज का लेना पड़ता था अप्रूवल, DGTD से आपको टेक्नोलॉजी का अप्रूवल लेना पड़ता था। तो उसके लिए आपको सारा 5 साल का मैन्युफैक्चरिंग प्लान देना पड़ता था कि आप 5 साल में इंडिजनाइजेशन कितना किस किस लेवल पर करेंगे। वो सारा सब कुछ वो कर दिया गया, वो अप्रूवल हुआ, फिर प्लांट लगा। फिर उसके बाद बिना किसी ट्रेनिंग के मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई। हमने प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिए, 2-3 सिस्टम बनाए, सेल भी कर दिया, जाके लगा भी दिया। उसके बाद फिर हमारी ट्रेनिंग के लिए हमको भेजा गया। तो मैं यहाँ से यूके गया ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ से मैं उनकी वाइली के प्लांट में ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के बाद फिर वापस आया और यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश कर दिया इसका अपना ट्रेन सेफ्टी सिस्टम्स बनने लगा। इसी बीच एक्सपेंशन प्रोग्राम में इन्होंने क्या किया कि हमने एक कनाडा की कंपनी थी अल्फा टेक्नोलॉजीज, जो यूपीएस बनाती थी। उन दिनों यूपीएस का मार्केट बड़ा गर्म था। ये बात कर रहा हूँ 88-89 की। तो उससे हमारा टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ। तो फिर वहाँ मैं ट्रेनिंग के लिए गया और वहाँ से टेक्नोलॉजी सारा मैं लाया और यहाँ पे यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सेटअप किया। तो 2 मैंने प्लांट यहाँ पे एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग किया, एक ट्रेन सेफ्टी सिस्टम और एक यूपीएस। और उन दिनों यूपीएस की टेक्नोलॉजी बड़ी डिफिकल्ट होती, मतलब लेटेस्ट थी। इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं हुआ करते थे, बहुत कम थे। तो ये सारा सब होते होते 95 तक मैं वहाँ पे रहा, 85 to 95, 10 साल। फिर 95 में ऐसा होता है कि देखिए, जब आप कोई चीज़ लगा रहे होते हैं तो बहुत सारे सब आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं। और जब सब कुछ सेट हो जाता है तो फिर उसकी क्रेडिट लेने और उसका फ़ायदा लेने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। फिर आप बाईपास होने शुरू हो जाते हैं। जब आप बाईपास होने शुरू हो जाते हैं तो आपको फील होने लगता है कि दिस आई डिड सो मच। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे बड़े कैसे हुए। जिसे कहते हैं ना कि बॉम्बे में लोगों का एक बीच कहावत हुआ, मशहूर थी
कि भाई किसी ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया, तो बोलता है यार इतना बड़ा हो गया, ऐसे हाथ से ऐसे दिखाता है इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं हो गया, इतना बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं सुबह निकलता हूँ तो वो बिस्तर पे लेटे हुए देखता हूँ, रात को घर पहुंचता हूँ तो वो बिस्तर पे सो रहा होता है, तो मुझे ऐसे बढ़ते हुए दिखता है। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली तो कभी देखा ही नहीं। बॉम्बे में ये कहावत बहुत मशहूर थी, लोग बहुत दूर दूर से आते थे। तो लिटरली मतलब मेरा भी यही हाल था। फैमिली हमारी जॉइंट फैमिली, फादर मदर सिस्टर ब्रदर वगैरह सब रहते थे, तो बच्चे कैसे बड़े हुए मुझे पता नहीं। मतलब रात को 12-12 1-1 2-2 बजे तक प्लांट फैक्ट्री में रहना और सब देखना करना, सुबह निकल जाना। तो वो प्लांट यू नो कि जब आप एक स्क्रैच से कोई चीज़ लगाते हो और होलसेल आप ही कर रहे हैं तो कितना काम होता है। खैर, तो उसके बाद वो हमारे डिफरेंसेस बढ़ने लगे और डिफरेंसेस होते होते एक दिन फिर मैंने डिसाइड किया कि आई क्विट। तो बिना किसी जॉब के हमने जो है क्विट कर दिया 95। तो अब करें क्या? भाई बच्चे भी पालने हैं, सब काम तो करने ही। तो भिवाड़ी चूंकि मैं रह चुका था सैमटल में, तो मुझे भिवाड़ी उन दिनों इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी अच्छे ये 92 के बाद जब इकोनॉमी ओपन हुई थी उस समय के बाद क्या, तो भिवाड़ी काफ़ी बूमिंग उस समय इंडस्ट्रियल एरिया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग रही थी, सारा सब कुछ हो रहा था। तो भिवाड़ी मुझे पता था। तो हमारा एक कलीग था, उसका भिवाड़ी में घर था। तो उसने कहा सर आप भिवाड़ी जाना चाहते हो, मेरा घर वहाँ पे, आपको रहने की कोई दिक्कत नहीं, मैं घर अपना दे देता हूँ, आप रहो जब तक आपको मन करे। तो हमने कहा चलो एक बेस हो गया। तो हम भिवाड़ी अपना आने जाने लगे, गाजियाबाद से साहिबाबाद से हम भिवाड़ी जाते थे। वहाँ पे हमने फिर अपना देखा कि वहाँ पे कंप्यूटर का उस समय नया नया शुरू हुआ था और कंप्यूटर की लोगों को जानकारी बहुत कम थी। और जिस समय हमने वायली में ये प्रोजेक्ट लगाया था तो हमारा सारा जो प्रोसेस था ये हमने सारा स्टोर अपना कंप्यूटराइज कर दिया था। पार्ट लिस्ट, बिल ऑफ मटेरियल, ये सारा सब कुछ हमने कंप्यूटराइज कर दिया था, क्योंकि हर एक क्रेन का टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होता है, तो उसके लिए अलग हमें सेफ्टी सिस्टम के पैरामीटर डिज़ाइन करने होते थे। वो कंप्यूटर के थ्रू डिज़ाइन होता था कि क्या क्या चीज़ में कैसे लगेगी और कितनी क्या इसकी प्रोफाइल होगी। तो वो कंप्यूटराइजेशन हमारा पार्ट था। तो वहाँ हमने कंप्यूटर सीखा था एक तरह से, और उसी में डाटाबेस का भी नॉलेज सीख लिया कि डाटाबेस उस समय डीबेस हुआ करता था, डीबेस 3 और डॉस बेस सिस्टम हुआ करता था, वर्ल्ड स्टार, लोटस, ये सब प्रोग्राम हुआ करते थे। तो वो सब सीखा हुआ था हमने। तो वहाँ पे कंप्यूटर भिवाड़ी में कि भाई कंप्यूटर का उसमें था कि आप कंप्यूटर सीख लीजिए, आपकी जॉब लग जाएगी कहीं ना कहीं, ये था। तो मैंने वहाँ भिवाड़ी में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू किया। एक साहब का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बंद हो गया था, वो चला नहीं पाए थे, टेक्निकल नहीं थे। तो मैंने उनका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट परचेज कर लिया और मैंने वहाँ पे कंप्यूटर शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पैसे भी बाद में आपको दूंगा, जैसे जैसे अपना होता जाएगा। उनका ठीक है, आप शुरू करो। मतलब मुझे एक तरह से बिजनेस मिल गया, घर मिल गया, मैं शुरू हो गया बिना कुछ सोचे। खैर, वो डिफिकल्ट टाइम था, नो डाउट, इट वाज नॉट एन ईजी जॉब। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू हो गया, वहाँ पे अपना ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर मैंने 2-3 लोगों को हायर कर लिया। फिर मैं कंप्यूटर रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया था वो देना शुरू कर दिया। कंप्यूटर कोई प्रॉब्लम हो, नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो, हम बुलाते थे। मैंने कंप्यूटर कंपनी शुरू कर दी वहाँ। तो इस तरह से। अच्छा, उन दिनों इंटरनेट नहीं था। 95 में इंटरनेट आया था शुरू, आपको याद हो। 96 में विदेश संचार निगम लिमिटेड हुआ करता था, VSNL। उसने इंटरनेट सर्विस शुरू की थी और उनका 5,500 रुपए का, शायद 1500 घंटे, अपने 500 घंटे का इंटरनेट हुआ करता था। तो भिवाड़ी में इंटरनेट आ तो गया था बट कोई कर नहीं पा रहा था। उसकी जो सेटिंग होती थी वो खासकर इंटरनेट एक्सप्लोरर में सेटिंग हुआ करती थी, वो कोई कर नहीं पाता था। हम भी ट्राई कर रहे थे, करते करते हमने उसको इंट्रिकेसी उसकी समझ ली और कर लिया। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट था उसमें इंटरनेट आ गया। तो मैंने वहाँ की जो फैक्ट्रीज थी उनको इंटरनेट
ऑफर शुरू कर दिया कि भाई हम इंटरनेट आपको इंस्टॉल कर देंगे। तो वहाँ पे एक कंपनी है हाईटेक गियर, जो हीरो होंडा के पार्ट्स बनाती थी, और हाईटेक गियर के बहुत सारे वेंडर थे जो भिवाड़ी में थे, करीब मेरे ख्याल से 20-25 तो होंगे। हाईटेक गियर में जो इनका सिस्टम इंजीनियर था, उसके पास जैसे मेरा कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करता था, तो सारे कंप्यूटर जो भी फैक्ट्री में हैंडल करते थे मैं उनसे मिलता जुलता था। तो उससे मैंने कहा भाई इंटरनेट मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं तो ट्राई करके हार चुका हूँ, मुझसे तो हुआ नहीं है। मैंने कहा तुम मुझे कंप्यूटर दो, मैं भी तुम्हें दिखा देता हूँ। तो मैंने उसने कंप्यूटर दे दिया। मैंने अपना, उस समय आपको याद हो टेलीफोन की लाइन के थ्रू होता था, मॉडेम और टेलीफोन लाइन। तो मैं मॉडेम लेके गया और अपना इंटरनेट सेट किया, और मैंने कहा लो 5 मिनट तक वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में वो सब सर्च करता रहा। जोशी इज हियर। ये जोशी साहब, थैंक यू जोशी, थैंक यू ज्वाइंड। वी नो दैट यू आर वेरी बिजी नाउ। म्यूट, यू आर म्यूट करो। अनम्यूट। हाँ भैया हो गया। ठीक है भैया, थैंक यू। आ गया भैया, अटेंडेंस लग गई। ठीक है। लखनऊ से कर रहे हो? अच्छा, तो उसके बाद जोशी लखनऊ से इंटरनेट हो गया। तो फिर मैंने ही वाज सरप्राइज्ड। उसने कहा ठीक है, यू सप्लाई अस, गिव अस इंटरनेट सर्विसेज। तो मैंने एक पैकेज बना लिया वहाँ पे। उन दिनों की बात है, मतलब ये बात कर रहा हूँ 97-98 की, 98, हाँ उन दिनों की बात है। मैंने 20,000 का एक पैकेज बनाया। मैं आपको इंटरनेट 500 घंटे वाला 15 जो 5,500 का है वो, प्लस एक मॉडेम, उस समय 2800 का मॉडेम आता था। दिल्ली के आपको 2 चक्कर लगाने पड़ते थे, एक बार फॉर्म सबमिट करना होता था, एक बार वो वहाँ से ऊपर यूजर नेम पासवर्ड देते थे, वो लेके आना होता था। वो 2 दिन बाद देते थे, एक तुरंत नहीं देते थे। 2 दिन बाद आइए, फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड लेके जाइए। तो उस समय वो ईमेल से भी नहीं भेजते थे, क्योंकि ईमेल होगा नहीं आपके पास। तो मैंने 20,000 का पैकेज बनाया, और उन्होंने हाईटेक गियर ने अपने सारे वेंडर्स को ये मैसेज दे दिया कि भाई आप अब जो है हमारी जो इन्वेंट्री जो है वो सारा सब कुछ जो है वो अब लेटर से नहीं होगा, चालान नहीं होगा, अब सिर्फ ईमेल से होगा। ऑर्डर ईमेल से जाएगा, आप जो चालान भेजेंगे ईमेल से आएगा, सब कुछ ईमेल के थ्रू होगा। तो अब उन वेंडर्स को भी इंटरनेट लेना था। उन्होंने कहा कि इफ यू वांट इंटरनेट यू टेक दिस पर्सन कंपनी, मेरी कंपनी का नाम दे दिया। तो मेरे पास फोन आने लगे, तो मैंने सबको इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इट वाज अ ग्रेट सक्सेस दैट टाइम। तो इस तरह करते करते सब, ये 2004 की बात है। 2004 में फिर ये हुआ कि आई गॉट ऐसी बात हो रही थी, कहीं उनको मिले थे, एक अलवर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें उनके जो प्रिंसिपल, उनसे भी मुलाकात हुई। उनका आप कहाँ, वो भी IITian थे, IIT कानपुर के थे। आप कहाँ ये सब कंप्यूटर इतने लोग ये सब काम कर रहे हो, आप आओ, यू आर टेक्निकल पर्सन, आप हमारे कॉलेज में पढ़ाओ। बात हो गई, तुमने कहा ठीक है चलो। मेरे भी ये था कि अब भागा दौड़ी बिजनेस में बहुत होती थी, मैंने कहा चलो ये थोड़ा आराम की ज़िंदगी होगी, यहाँ चलते हैं। तो साहब वहाँ ज्वाइन कर लिया मैंने एज ए प्रोफेसर एंड हेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मुझे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का उतना आइडिया तो था नहीं, मैंने ज्वाइन कर लिया। अपना बिजनेस मैंने अपना वो कर दिया। एक DP भी आ गया। विश्वकर्मा, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने करीब 1 साल की जॉब किया एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। प्रॉब्लम ये आ गई वहाँ पे कि उनका यहाँ हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग लैब नहीं थी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसका जो प्रैक्टिकल लैब की हुआ करती थी। तो प्रोसेस ये होता था कि भाई जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा उसकी खातिरदारी करो, उसको लिफाफा पकड़ाओ
और वो तुम्हारे सब प्रैक्टिकल लैब सारे जो प्रोजेक्ट जो हैं बच्चे हैं सबको पास कर देगा, और तुम भी कहीं बन के जाओगे तो तुम भी यही करोगे, तो वहाँ भी लैब नहीं होगी। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर इस तरह आया जाया करते थे और ये होता। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे बस का नहीं है। तो लैब ही नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा कैसे, कि लोगों को बताऊँ कैसे। मैं अपना ढूंढना शुरू किया उसी उन्हीं दिनों, पेपर में ऐड था, इंटेलीवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी नोएडा में थी। उनका यार वी आर सेटिंग अप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के लिए, हमें माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंजीनियर्स चाहिए, पीएचडी इंजीनियर्स। तो मैं तो भाई बीटेक था, मैं पीएचडी एमटेक भी नहीं था। मैंने कहा ठीक है यार भेज देते, देखा जाएगा। तो मैंने अपना बायोडाटा भेज दिया और उसमें लिख दिया लेटर में, दो आई एम नॉट अ पीएचडी होल्डर बट माय एक्सपीरियंस आर अबव पार, पीएचडी से ज़्यादा मेरी एक्सपीरियंसेस हैं। तो उन्होंने कंसीडर कर लिया। फिर रिटन में एग्जामिनेशन हुआ, फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद सेलेक्ट कर लिया उन्होंने। तो फिर हम वहाँ से रिज़ाइन करके नोएडा आ गए और यहाँ हम आए पेटेंट में। अब हमारी पेटेंट्स की जर्नी 2007 से शुरू हुई, सॉरी 2005 से पैटेंट्स में हम आ गए। और माइक्रोसॉफ्ट टीम ने सेटअप किया था, 8 इंजीनियर थे जो माइक्रोसॉफ्ट की पैटेंट रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। वो करते करते 2 साल के बाद हमने वो छोड़ा, 2 साल हो गए। फिर एक और कंपनी थी ग्लोकॉन केपीओ, जो मेरी लास्ट कंपनी थी। ग्लोकॉन केपीओ में हमने यहाँ पे शुरू किया। आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ द ग्लोकॉन केपीओ, और यहाँ पे एक केपीओ सेटअप किया। तो हमारी यूएस की पैटेंट सर्विसेज की फर्म है, उसका एक तरह से ये जॉइंट वेंचर था। धनराज म्यूट कर लो भाई। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अभी तो उसके बाद काटपाड़ी स्टेशन पर हूँ, रिटर्निंग बैक। अच्छा अच्छा, थैंक यू जॉइंड अस। हाँ आए थे चेकअप के लिए, तो हमको टाइम मिला, याद है हमको। चलो यार हाँ जरा म्यूट कर लो, आवाजें आ रही है पीछे से। हाँ ट्रेन में किया। अच्छा, तो फिर 2007 से 2021 तक हमने वहाँ पे काम किया, और इसके बाद 2020 तक फिर बात हुई कि 19-20 में तो थोड़ा सा ये चला डेंगू कोरोना था। फिर हम भी एज हो गई थी, बात हुआ कि भाई ठीक है, तो एज ए कंसल्टेंसी हम उनको दे रहे हैं। हमने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। एज ए कंसल्टेंट हम डे टू डे ऑपरेशन से अलग हट गए। अब उनको जब ज़रूरत होती है वो काम भेज देते हैं, हम करके भेज देते हैं। अब इस तरह से हो रहा है। इस बीच 84 में हमारी शादी हुई, 86 में बेटा पैदा हुआ, 89 में बेटी हुई। और बेटे ने NIT राउरकेला से इंजीनियरिंग किया, उसके बाद म्यू सिग्मा में ज्वाइन किया। कैंपस इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ, तो म्यू सिग्मा बेंगलोर की डेटा एनालिटिक्स की फर्म है। और वहाँ से फिर वो US गया, और वहाँ पे उसने एक बूमरैंग, पहले म्यू सिग्मा में के इसके थ्रू गया था, फिर वो वहाँ पे उसने ज्वाइन कर लिया दूसरी कंपनी बूमरैंग कॉमर्स। बूमरैंग कॉमर्स जो है वो अमेजन को सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, अमेजन की तरह की सर्विसेज डेटा एनालिटिक्स में। तो बूमरैंग का उसका एक डिवीज़न था जो लोज, एक वहाँ पे होम इम्प्रूवमेंट की कंपनी है जो लोज करके है, उसका वो ये सेक्शन एक था जो जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो लोज ने उनके उस डिवीज़न को परचेज कर लिया, बाय कर लिया। तो उस बाय आउट में ही बिकेम एम्प्लॉय ऑफ लोज, बट ही रिमेन्ड इन दी बे एरिया, सैन फ्रांसिस्को में ही वो वहीं अपना रह रहा है। बेटे की 2012 में शादी हुई थी, जोशी आए थे, विनय टंडन भी आए थे बता रहे हैं। और बेटी ने यहाँ दिल्ली निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से भी बैचलर ऑफ डिज़ाइन का कोर्स किया 4 साल का निफ्ट से। उसके बाद फिर इसमें जोमेटो में काम किया,
और फिर उसके बाद अपना कंसल्टेंसी और फ्रीलांसिंग कर रही है, तो लोगों के लिए प्रोजेक्ट पे काम करती है, ऐप वगैरह डेवलपमेंट में, उसका ग्राफिक डिज़ाइन का बेसिक काम। तो अब हम लोग, वाइफ भी रिटायर हो गई हैं, वाइफ का दिल्ली में एमसीडी में जो टीचर की जॉब थी उन्होंने, वो भी इनका रिटायरमेंट हो गया, तो अब हम दोनों फ्री बर्ड हो गए नाउ। तो दिस इज ऑल। हमारा वो बैटरी का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? अब वो बीच में कभी ढीला हो जाता है, कभी चलता है, कभी अभी 4 महीने यूएस रह के आए हैं तो सब कुछ जो है तो ठंडा हो गया है, फिर से शुरू करना है, फिर से शुरू करना, सही बात। फिर से शुरू करना है। तो एक है, मतलब अपना कहीं लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहो अपना, वही अपना एक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय रोलर कोस्टर जर्नी। आपके प्लांट जी दिखाते रहते थे, प्लांट्स बढ़िया प्लांट्स थे आपके बने हुए। हाँ, वो तो है अभी भी, हाँ अभी है। वो पीछे कौन देखभाल करता था उनकी? वो एक हमारा ड्राइवर है, उसको भेज दिया, उसको दिया तो चाबी, वो जाके अपना देखभाल करता था। अच्छा। तो ये सारी हमारी रोलर कोस्टर जर्नी है। अरे पिक्चर अभी बाकी है मेरे तो। पिक्चर बताएं? अरे अभी 20-25 साल पिक्चर बाकी है। बिल्कुल, वो तो सबकी बाकी है, हमारी क्या सबकी बाकी है। अब वो घर में मैंने सेटअप की हुई है, उसमें अपना माइक्रो कंट्रोलर और इन सब पे डू इट योरसेल्फ होता है ना, DIY प्रोजेक्ट अपना करता रहता हूँ, कुछ करता रहता हूँ, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। गोपाल हेलो, गोपाल की जनवरी क्या हो रहा है उसका? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जनवरी का कुछ तय हुआ क्या, डेट्स वगैरह का? हाँ, जनवरी का विनय पंत से बात होनी थी, विनय पंत ज्वाइन नहीं किया, कर सका। अलग से बात करके उससे पूछ लेंगे, जरूर जनवरी का होगा जरूर। अगर आप चाहो तो होटल में तो मैं करा सकता हूँ। नहीं, विनय पंत ने कहा था कि वो यूनिवर्सिटी के क्या कहते हैं, हाँ, गेस्ट हाउस में करेगा, तो बात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मनोज तुम क्या कह रहे थे? होटल का कहता मैंने कहा आउटसाइड यूनिवर्सिटी तो मैं करा दूंगा सबका अरेंजमेंट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बार विनय को बताने दो, फिर देखते हैं। और हो जाए तो फिर हम विनय लोग का रिप्लाई आने दें। हाँ, वैसे यूनिवर्सिटी में बहुत फैसिलिटीज होगी, मेरे ख्याल प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए रूम्स की, क्योंकि काफी चीजें बन गई हैं यूनिवर्सिटी में, गेस्ट हाउस ये वो बहुत। हाँ, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, देखते हैं, बात करते हैं उससे। तो हम लोगों चलो। का करीब वो मिडल ऑफ जनवरी का सोचा। इज दैट फर्म्ड अप और दैट इज स्टिल वेटिंग फॉर? नहीं, हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि विनय पंत से कंफर्मेशन आ जाए कोई, क्योंकि उसी ने कहा था कि वो डेट्स कंफर्म करेगा, वहाँ की डेट का अवेलेबल है, तो उस डेट के हिसाब से फिर हम लोग प्लान करेंगे। और नवंबर में जो फंक्शन दिल्ली में हो रहा है उसमें कितने लोग जा रहे हैं? हम तो जाएंगे, देखते हैं। So Gopal, is it mostly in Delhi? फिर से कहना। फंक्शंस जो है दिल्ली में हो रहा है या रुड़की में हो रहा है? दिल्ली में सारा दिल्ली में। हाँ, दिल्ली NCR का है वो, नवंबर। और जोशी जी, आपकी मुलाकात हुई RPS वगैरह से? हाँ, मैं RPS के यहाँ था यार, RPS के यहाँ बैठा हुआ था। कल मैं RMS वर्मा के पास था, आज JK श्रीवास्तव के पास भी जाने का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ घर से मैसेज आया तो आई हैड टू रश बैक होम। सब ठीक है? हाँ, ओवरऑल ठीक है। कहीं आस पड़ोस में परेशानी थी तो आई हैड टू हेल्प देम आउट। अच्छा। हाँ, अकेली माँ ही रहती है यहाँ, शी इज 86, तो उनके तो वर्ष का है नहीं, लेकिन उनका मैसेज आया तो उन्होंने मुझको तुरंत कांटेक्ट किया, चले आओ जल्दी। कल जा सकता है JK के पास, लेकिन अब JK कल हैदराबाद जा रहा है 5 दिन 6 दिन के लिए। अच्छा। वो भी दौड़ भाग करता रहता है, हैदराबाद दिल्ली सब करता रहता है। और बताओ क्या चल रहा भैया? तो बारिश, यहाँ तो बारिशों ने आतंक कर रखा है, बहुत बारिश हो रही है 5 दिनों से। तो यहाँ ना हो रही क्या?
पहले यहाँ से भेजिए तब वहां हो रही है, समझे? वहीं से भेज रहे हो पानी? बादल यहीं से भेजे हम, बादल यहीं से भेजे। जब तक नहीं हो रही तब तक त्राही त्राही मची हुई थी साली, हम तो वहीं थे ना। बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। नहीं ठीक है यार, ठीक है। गेहूं के लिए अच्छा हो गया, बाकी धान तो खराब हो गया। तो धान भी तो खत्म हो गया होगा, गेहूं भी खराब हो कट रहा होगा है? नहीं धान तो हो जाएगा इतनी बारिश में। नहीं, कटने वाला ही तो कटने के बाद में सड़ता है ना, वही है। हाँ, ये बात है। कटा भी पूरा नहीं है, बस दशहरे पे कटना शुरू होता है। हाँ, पहले जब बारिश चाहिए थी धान को तब तो हुई नहीं। नहीं हुई, अब नहीं चाहिए तब हो रही है। ये मेरे ख्याल और से रॉबिन बहुत दिन के बाद दिख रहे भैया तुम। किसको कह रहे हो? मेरे से कह रहे हो? रॉबिन, हाँ, रॉबिन सरकार ने कह रहा बहुत दिन के बाद दिख रहे हो यार तुम। अरे बॉस, संडे इनका नंबर रख लो ना। नंबर तो है इसी टाइम में पार्लर एक थोड़ा सा और प्रोग्राम मेरे में भी भर के कहीं इधर उधर तुमसे मिस हो गया तो ये हो जाता क्या मिस हो गया? पकड़े गए। तो करना था वो पकड़े तो गए। चलो भाई, हमको भेज दिए वहाँ, हम बोल राइट भाई, थैंक यू। चक्कर में ना ऊंची में गड़बड़ा गया गंदाजी बस बीच में कटिए ना चलो अर्पित, बस कटिए ना अर्पित। बस 3 मिनट रह गए हैं तो ठीक है। ले भाई, विश्वकर्मा बाबा तो चल दिए। हाँ, तो नेक्स्ट कौन करेगा भाई, ये तो बता दो। नेक्स्ट वाला आर्या, रवि आर्या। रवि आर्या। हाँ, नेक्स्ट रवि आर्या, आप स्पीकर ऑफ द मंथ हो जाओ। नहीं, रवि आर्या तो रेगुलर है, जो इसमें इरेगुलर है रॉबिन सरकार के गले बांधो। ठीक है, रॉबिन। यार तुम लोग हाँ, रॉबिन सरकार बताएगा हमको। रॉबिन सरकार यार, बिल्कुल, रॉबिन अबे अगली सरकार। बार में आ जा। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, तुम्हारा सुना और ये पहला बार सुन रहा हूँ। उससे पहले वाला सुन आजा रहा आजा आजा, अगली बार आएगा, दिवाली की मिठाई भी खिलाना साले। तो नेक्स्ट रॉबिन सरकार, यू आर द स्पीकर। ये तो मैं रिकॉर्डिंग भेज देगा, जो अभी सीनियर लोग बैठे हैं, विनय है। नहीं, अरे कहाँ सीनियर यार, आप सीनियर अबे यार, सीनियर जूनियर कोई नहीं है यार, ये सीनियर जूनियर क्या होता है यार? तुम्हारे फोन में थोड़ी नहीं आता। सीनियर बना रहे हो क्या? अरे देखो, ऐसा नहीं, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ और बहुत सारा इश्यूज अभी है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि हाँ मैं भी अगली बार करूंगा। क्या हो गया? सब ठीक तो है? क्या दिक्कत है यार? हैं? सब ठीक चलता है। रहता है, इसलिए नहीं गोपाल, बात ये है कि मेरा ना लास्ट मंथ के लास्ट संडे में ही कुछ एक प्रोग्राम रहता है। आज बिकॉज पहले हो गया था, इसलिए मेरे को वो पैरेलल हो जाता, थोड़ा क्रॉस हो जाता है, इसलिए वो दिक्कत हो जाती है मुझे। कोई बात नहीं, रवि आर्या आप नेक्स्ट मंथ आ जाओ। अगर अभी विनय भी तो है यार, विनय पंत कहाँ गया वो? अभी तो उसका नंबर था। विनय पंत से बात नहीं हो पा रही ना, जब तक इस बात था उसको करना था, पंत इज वन ऑफ द मोस्ट इरेगुलर। बंक मार दिया विनय पंत ने। बंक मार दिया। वो बंक वाला आदमी थोड़ा ना था, हम लोग थे। ये तो कहो प्लान भी मेरा अवेलेबल था, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही कर देता हूँ। रवि आर्या जी, फिर आप को रखें नेक्स्ट मंथ? ठीक है, आई हैव नो चॉइस हैज बीन गिवन टू मी। कोई बात नहीं, उसमें क्या है, ये तो गपशप भी तो मारनी है। गपशप में और क्या, बिल्कुल, और क्या। हाँ, और क्या? तुम्हारी मीठी मीठी आवाज ताजा हो जाती मिलेगी। है, पुरानी यादें ताजा हो जाती इसी बहाने। हाँ, बिल्कुल। चलो ठीक है, चल ठीक है, ओके सर, नमस्कार। ओके, राइट, बाय 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 एवरीबॉडी, बाय बाय।